वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम फिर देखेंगे इटली में फासीवाद के उत्कर्ष के प्रभाव और परिणाम, किस प्रकार से फासिस्टवाद के कारण से बुद्धिजीवी वर्ग, लोकतांत्रिक व्यवस्था और गरीब गुरबा निम्न वर्ग को असहाय कर दिया गया और एक कुलीन तंत्र की सोच का विकास किया गया। तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। न केवल इटली पर इसका प्रभाव पड़ा बल्कि दुनिया भी इससे अप्रभावित नहीं रही। तो मुसोलिनी जैसा व्यक्ति जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार के परिणाम स्वरूप अपनी नीति को थोपा, उस नीति ने सारी दुनिया को भी प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इटली पर इसके क्या प्रभाव पड़े। 30 के दशक में वैश्विक धमाचौकड़ी से पूर्व फासी सरकार के गठन को इटली का स्थानीय मामला ही अधिक समझा गया। फासीवाद के उत्कर्ष ने इटली की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में परंपरागत ताना बाना क्षतिग्रस्त हुआ। नवाचार के रूप में अच्छी बुरी अनेक बातें सामने आई। मुसोलिनी की गृह नीति के अंतर्गत उनका सविस्तार विवेचन किया गया। अतः यहाँ संक्षेप में हम प्रवृत्तिजन्य प्रभाव दर्शाना ही अपेक्षित है। फासीवाद के उत्कर्ष को फासी सरकार की स्थापना से संबंधित करें तो हमें इटली के ऊपर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे फासी सरकार की स्थापना से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात हुआ। समस्त संस्थाओं का क्रमशः फासीकरण हुआ। विपक्षियों विरोधियों का दमन किया गया। उग्र राष्ट्रवादी यौद्धिक मनोवृत्ति का विकास किया गया। नवीन आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएं स्थापित गई जो उनके मन माफिक थी। नस्लीय भेदभाव तथा जातीय अहंकार का संरक्षण किया गया जो भी उनके अनुसार थी। राज्य और धर्म के मध्य सौहार्द का विकास किया गया, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। चूँकि पोप से समझौता करके मुसोलिनी ने पोप को अपने पक्ष में रखा। इटली में एकता की यांत्रिक भावना का विकास हुआ। यांत्रिक भावना यानी ऊपरी दिखावा मात्र, अंदरूनी रूप से सारी एकता छिन्न भिन्न नजर आने लगी। अराजकता की समाप्ति हुई, यानी कि लूट खसोट ये वो जो अव्यवस्थाएं थी कानूनन रूप से वो तो समाप्त हो गई राज्य के भय के कारण, किंतु फासिस्टवादियों का जो आतंक था उसकी स्थापना हो गई। चूँकि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ पर फासीवाद में दीक्षित किया जाता था। स्कूलों में, कॉलेजों में अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग मंडल बने हुए थे। उनमें दीक्षित होने वाला ही फासीवादी या फासिस्ट दल का सदस्य हो सकता था। तो उनको वही सिखाया जाता था जो उनको करना होता था। तो इस रूप में जो कबीलों की या जो भौगोलिक अंतर के कारण या जाति विभेद के कारण, नस्लीय विभेद के कारण जो छोटी मोटी अव्यवस्थाएं होती थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन इन फासिस्टों का आतंक हर वर्ग के ऊपर दृष्टिगोचर होने लगा। उग्र एवं आक्रामक विदेश नीति का संचालन किया गया, जिससे इटली ने अपने चारों ओर अपने बहुत सारे शत्रु पैदा कर लिए और केवल वो अपने खुद के उसमें ही अपने खुद की तारीफ़ों के पुली बांधते रहे, अपना जो सामरिक विकास करते रहे और पड़ोसियों से उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। तो इस प्रकार से
संगठन की दृष्टि से तो फासिस्टवादी लोग कामयाब रहे, लेकिन जो एक लोकतांत्रिक ताना बाना होता है बुद्धिजीवियों का, कलाकारों का, अन्य रंगकर्मियों का, जो योगदान देश के लिए होना चाहिए, वो सारा समाप्त कर दिया गया। फिर हम देखते हैं विश्व समुदाय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। यद्यपि 1922 ईस्वी में मुसोलिनी के सत्तारूढ़ होने पर महाशक्तियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। स्वयं मुसोलिनी का ही कहना था कि फांसीवाद कोई निर्यात योग्य वस्तु नहीं है, परंतु कालांतर में फांसीवाद ने विश्व राजनीति को बहुत प्रभावित किया। ईएचकार के अनुसार इस घटना से दो प्रकार की परोक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं हुई। एक तो यूरोप के अन्य कई राज्यों में भी शीघ्र ही प्रजातंत्र के स्थान पर तानाशाही की स्थापना हो गई। इस प्रकार के राज्यों में स्पेन सर्वप्रथम था, यानी कि उसकी देखा देखी बहुत सारे डिक्टेटर सामने आने लगे और उनके पड़ोस में जो स्पेन पुराना विशाल राज्य था वहाँ भी अधिनायक तंत्र तानाशाही की स्थापना इटली की देखा देखी हो गई। दूसरे, मुसोलिनी के सत्तारूढ़ होने से इटली की विदेश नीति और भी आक्रामक हो गई। इस बात का आभास मिल गया। फांसीवाद के विश्व राजनीति पर निम्न प्रभाव द्रष्टव्य है। यूरोप के अन्य देशों को अधिनायकवादी शासन स्थापना की प्रेरणा मिली, उदाहरणार्थ जर्मनी, स्पेन आदि। राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ। जो राष्ट्रसंघ दुनिया में समन्वय स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, जातीय विभेद, नस्लीय विभेद स्थापित करने के लिए उसकी पैदाइश हुई, उस राष्ट्रसंघ की इस फांसीवाद के कारण हत्या हो गई एक तरह से। अवरोधक के रूप में साम्यवाद के प्रसार पर नियंत्रण लगाया। साम्यवाद जो सर्वसुलभ जनता के लिए होता है, जहाँ संपत्ति केवल जनता की होती है, वहाँ फांसीवाद ने केवल राज्य को ही सर्वोपरि माना। व्यक्ति भी राज्य के लिए, सब कुछ राज्य के लिए। इस अवधारणा ने साम्यवाद को गहरा आघात लगाया। यौद्धिक वातावरण का निर्माण, यानी कि युद्ध जो अंतिम हथियार होता है, उसका वातावरण दुनिया के अंदर इस फांसीवाद ने पैदा कर दिया। साम्राज्यवादी भावनाओं को भारी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इटली का उद्देश्य जो आसपास के जो भू क्षेत्र थे उस पर कब्जा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। और जब एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ गई, एक संगठन के हाथ में सत्ता आ गई, तो उन्होंने इसको फलीभूत भी किया, जिसके कारण अन्य जो देश थे उन्होंने भी साम्राज्यवादी कल्पना की और उसको फलीभूत करने का प्रयास किया, जिससे पूरे दुनिया भर में यौद्धिक वातावरण का आभास होने लगा। फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति का विकास हुआ। अब ये फ्रांस और ब्रिटेन जो तत्कालीन समय में दुनिया के विकसित राष्ट्र थे, उन्होंने जानबूझ करके इटली की इन नीतियों के प्रति अपने आप को चुप रखा, जिसके कारण अन्य जो देश थे, जो लोकतांत्रिक देश थे, उनको लगा कि इटली के प्रति इनकी सहानुभूति है, जिसके कारण से एक विश्वव्यापी संगठन जो राष्ट्रसंघ था उसकी तो छवि धूमिल हुई। फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर भी दूसरे देशों को शक होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध की विभिगा से उभरे बिना ही विश्व को द्वितीय महायुद्ध की दहलीज तक पहुंचाने में मुसोलिनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यद्यपि युद्ध के प्रारंभ होने पर कुछ समय तक वह स्वयं एक दर्शक बना रहा, विश्व युद्ध फांसीवाद की तार्किक परिणति थी। देखिए, यदि हम सीधे सीधे रूप में कहें तो मुसोलिनी के कारण ही हिटलर को मौका मिला और बाद में हिटलर की वजह से युद्ध हुआ। तो ये जो अधिनायकवादी तानाशाही जो रवैया था मुसोलिनी का, उसके कारण ही दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुसोलिनी की जो गृह नीति थी उसमें इटली का पूर्ण फांसीकरण किया गया और लोकतंत्र पर कुठाराघात किया गया। नई आर्थिक व्यवस्था लागू की गई, जिसके कारण से सारी संपत्ति पर राज्य का अधिकार होना और दूसरे
पड़ोसी जो छोटे कमज़ोर राज्य उनके ऊपर आक्रमण करना, अधिकार करना। पोप के साथ समझौता करके बहुत ही चालाकी से उसने अपनी गृह नीति को लागू किया ताकि धार्मिक आधार पर वो अपने आप को सही साबित कर सके। और उसने जानबूझ करके जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक उसको मिल सके। यहूदियों का उसने अपनी गृह नीति में भारी विरोध किया, जिसके कारण परस्पर वैमनस्य पैदा हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यक्रम उसने थोपा, उसमें फासिस्टवादी जो विचारधारा है उसको उसने पूरे देश के अंदर लागू किया, जिसके कारण से अन्य जो विचार है, जो समन्वयवादी विचारधारा है, उसको भारी धक्का लगा। तो मुसोलिनी की गृह नीति के कारण अंदरूनी रूप से और विदेश नीति के कारण पूरी दुनिया में उसके प्रभाव हुए। विदेश नीति के अंतर्गत यदि हम देखें तो उसका जो उद्देश्य था वो इटली को प्रथम श्रेणी की महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था और भूमध्य सागर में इटली का प्रभुत्व स्थापित करना था और अपना औपनिवेशिक साम्राज्य, यानी कि सीधे रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के विभिन्न देशों में व्यापार के माध्यम से साम्राज्य स्थापित करना उसकी विदेश नीति का हिस्सा था। और पेरिस जो शांति सम्मेलन हुआ था उसको भी वो मन से स्वीकार नहीं करता था, उसमें भी संशोधन वो चाहता था और अपने अनुकूल संशोधन चाहता था। और फांसीवादी जो प्रवृत्ति है उसको भी दुनिया के विभिन्न अन्य देशों में भी प्रोत्साहित करने की उसकी योजना थी। इस कारण से हम देखते हैं कि मुसोलिनी के कारण इटली और पूरा का पूरा विश्व से प्रभावित हुआ था। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।